दोस्तों, अभी 23 मार्च को शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की जयंती है और उस मौके पर हम उनके विचारों को याद करना चाहेंगे, उनके जीवन से सीखना चाहेंगे, उनके जीवन के कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज को और देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जब हम सरदार भगत सिंह की बात करते हैं तो ये शहीद आज़म एक ऐसा नौजवान है जिसने 23 साल 8 महीने की उम्र पर फांसी के फंदे को चूमा और उनकी जो वैचारिक समझ थी, राजनीतिक समझ थी, वो बहुत गहरी थी। वो एक कांग्रेस परिवार से आते थे। उनके पिता सरदार किशन सिंह ये कांग्रेस के सदस्य थे और उसी परिवार में, उसी माहौल में वो बड़े। बचपन से ही उन्हें देश के बारे में बहुत लगाव था और उनके बचपन में ही उन्होंने जलियांवाला बाग की बातें सुनी थी। तो वो जलियांवाला बाग गए और वहाँ की थोड़ी मिट्टी उठा कर लाए इस संदेश और उद्देश्य से कि ये चीज़ उनको अपने देश के लिए समर्पण करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भगत सिंह का बाकी क्रांतिकारियों से एक अलग स्थान इसलिए है कि वैचारिक रूप से शायद वो सबसे परिपक्व, मैच्योर और गहरी समझ वाले थे और उन्हें पढ़ने में बहुत रुचि थी और समाज के कार्यों में भाग लेकर उसमें समाज को बदलने की बहुत बड़ी एक अंदर जो ललक उनके अंदर थी। इसलिए उनका स्थान जो कहा जाता है शहीद आज़म, वो बिल्कुल उनके लिए सही बैठता है। अब अपने बचपन से वो राजनीतिक बातों में ज़्यादा ध्यान रखते थे और उन्होंने ये भी देखा कि कई लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा धर्म अपनी जगह पर ठीक है और जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है ये समाज को पीछे ढकेलती है। इसलिए उन्होंने पंजाब में भी इसी प्रकार की बातों को कहा कि सिख धर्म को भी, हिंदू धर्म को भी, इस्लाम को भी ये राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और उन्होंने इस प्रकार के संगठनों से कभी कोई संबंध नहीं रखा। इनकी हमेशा आलोचना की और समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, मजदूर, दलित, खास तौर से इनकी आज़ादी के बारे में, इनके हितों के बारे में, इनकी परिस्थिति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा और लिखने की कोशिश भी की। मैं उनके बारे में बहुत सारी जो किंवदंतियाँ, भ्रांतियाँ फैली हैं, उससे पहले एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये कि वो एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया में रशियन क्रांति जो वामपंथी विचारों के आधार पर हुई, पूरी दुनिया के प्रगतिशील लोग उससे बहुत प्रभावित थे और उसी के प्रभाव से और बाकी प्रेरणाओं से भी सरदार भगत सिंह ने अपने विचारों में क्रांति को प्राथमिक आधार दिया और उनकी क्रांति का आधार केवल हथियारों के लिए नहीं था। उनका क्रांति का मतलब था समाज को बदलना। एक तरफ वो जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तो उसको हम दो भाग में देख सकते हैं। एक भाग ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहिए और साथ ही साथ ये व्यवस्था जिसमें गरीबों का शोषण ज़्यादा होता है, उस व्यवस्था को बदलकर एक ऐसा समाज लाना चाहिए जहाँ हर एक व्यक्ति के मानव अधिकार की इज्जत हो। तो शुरुआत में वो क्रांतिकारी गुटों से जुड़ गए। जो क्रांतिकारी गुट ज़्यादातर वामपंथी थे, समाजवादी विचारों को सामने रखते थे, उन गुटों से उनका ज़्यादा गहरा ताल्लुक था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ वामपंथी जो इसमें जुड़े, उन्होंने बाद में जाकर समाज में हर प्रकार से आंदोलन में वो जुड़े। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी आंदोलन हुए उसमें वो लगातार जुड़ते रहे। अब जहाँ तक भगत सिंह की बात है, शुरुआत में जब साइमन कमीशन यहाँ आया तो साइमन कमीशन के विरोध में जगह जगह देश भर में प्रदर्शन हुए, साइमन गो बैक। और ऐसे ही एक प्रदर्शन में लाहौर में लाला लाजपत राय जब ये प्रोसेशन में जा रहे थे तो अंग्रेज़ों के पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिससे लाला जी को बहुत चोट आई और उसी के कारण वो एडमिट हुए और उनको वहाँ हार्ट अटैक आया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब यहाँ जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा ये तो हमारे देश का अपमान है
भले लाला लाजपत राय के विचार और हमारे विचारों में थोड़ा मतभेद हो, पर लाला जी ये देश की अस्मिता के लिए, देश की आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध थे और वही हमारे विचार हैं। तो इसलिए उन्होंने उनकी भाषा में उस समय बदला लेने की बात की कि हम अंग्रेजों से इस बात का बदला लेंगे। और जिस अंग्रेज ऑफिसर ने लाठियां चलाई थी उसका नाम था स्कॉट। तो स्कॉट के मर्डर की एक योजना बनाई गई जिसमें भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बाकी सदस्य भी थे। अब हुआ यूं कि जब स्कॉट की हत्या करने गए तो उस समय स्कॉट निकल गए और सॉन्डर्स वहां पकड़ में आ गए। तो इनको इतना कंफ्यूजन हो गया और उसी कंफ्यूजन में सॉन्डर्स पर उन्होंने गोलियां दाग दी। सॉन्डर्स की मृत्यु हो गई और भगत सिंह वहां से अपना पूरा वेश बदलकर एक ब्रिटिश जेंटलमैन के रूप में यहाँ से निकल गए, कलकत्ता चले गए। और फिर भी क्रांतिकारियों से उनका संबंध बना रहा और क्रांतिकारियों के संबंध बना रहा। वहाँ उन्होंने इस बात को सामने रखा कि क्रांति केवल बंदूक और बम से नहीं होती, क्रांति सामाजिक आंदोलन से भी होती है। और इसी विचारों से उनके ग्रुप में से जो निकला उसमें भगवती चरण वोरा जो उनके एक साथी थे, उन्होंने फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब का दर्शन नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इन्हीं बातों को, जो उनके ग्रुप का विचार था कि क्रांति का मतलब होता है सामाजिक बदलाव, और उसको क्रांति को केवल हिंसा से, बंदूक से, बॉम्ब से जोड़ना गलत होता। अब उनकी चर्चा में यह आया कि समाज का परिवर्तन करना है तो ये लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाए बगैर नहीं किया जा सकता। लोगों तक अपने विचारों को कैसे पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय का जो मीडिया था, उस समय का मीडिया इन चीज़ों के बारे में कोई दखल नहीं देता था। तो उन्होंने एक योजना बनाई। योजना ये थी कि हम असेंबली पर बॉम्ब डालेंगे, और असेंबली पर बॉम्ब डालेंगे, उसी के साथ असेंबली में हम पर्चे भी डालेंगे और इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर हो, इस प्रकार के नारे भी देंगे। ऐसी उनकी योजना थी। और फिर उसमें उनके ग्रुप में बात हुई कि कौन ये काम करेगा। तो भगत सिंह ने कहा मैं इसको करूँगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जब ये मुकदमा चलेगा तो हमें अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार होगा और उसके कारण हमारी बातें पूरे देश तक जाएंगी, जो समाज के बदलाव का एक बड़ा रास्ता होगी। अब उन्होंने असेंबली पर बॉम्ब डाला, खड़े रहे, असेंबली में हलचल हुई, भगदड़ हुई, पर वो अपनी जगह से हिले नहीं। उस दिन असेंबली में ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल और लेबर डिस्प्यूट बिल नाम के दो बड़े खराब कानून पास होने वाले थे। ये दिन भी उन्होंने चुनकर किया था। असेंबली की गैलरी से उन्होंने बॉम्ब डाले और उसके बाद पुलिस ने आकर उनको पकड़ा। तो उन्होंने नारे लगाए इनकलाब जिंदाबाद के, भारत की आज़ादी के बारे में। अब जब ये पकड़े गए तो उसी के साथ साथ जो पुराना केस था सॉन्डर्स के मर्डर का, वो भी सामने आ गया। तो अब उन पर दो सजाएं चलने लग गई, एक असेंबली पर बॉम्ब डालने की और दूसरी तरफ से सॉन्डर्स का वध करने के लिए। अब असेंबली पर बॉम्ब डालने के बारे में तो उन्होंने कहा उसमें किसी की मृत्यु भी हुई, और हमने जानबूझकर ऐसा बॉम्ब डाला जिससे आवाज ज्यादा हो, क्योंकि हमको बहरों को सुनाना था। ये जो अंग्रेज सरकार बह रही है उसको हमें सुनाना था, इसलिए हमने वो बॉम्ब डाला। तो उसमें उन्हें आजन्म कारावास हुआ। और दूसरी तरफ जो सॉन्डर्स का मर्डर था वो तो एक हिंसा थी, उसमें ये पाए गए दोषी, तो उसके लिए उनको फांसी की सजा हुई। अब ये फांसी की सजा होने के बाद जब वो जेल में थे तो जेल में फिर से वो लगातार पढ़ते रहे और कभी उन्हें इस बात का पछतावा नहीं हुआ। वो तो बहुत इसी से रहते थे। अब जेल में रहकर भी उनका क्रांतिकारी चरित्र सामने आया। कैसे सामने आया? क्रांतिकारी चरित्र ऐसे सामने आया, उन्होंने देखा कि जेल में कैदियों पर बहुत अत्याचार होते हैं, उनको बराबर से खाना नहीं मिलता, बराबर सुविधाएं नहीं मिलती। तो वे सब साथी, भगत सिंह और उनके साथी, ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। 60 दिन 70 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे गए। बाद में इनके एक साथी की उसमें मृत्यु हो गई। और इसी दौरान ये पहली अब की मदद जो आती है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा कि जब भगत सिंह जेल में थे तो कांग्रेस, गांधी, नेहरू परिवार से उनको कोई मिलने गया क्या? तो यहाँ पहली बात आती है कि जब वो जेल में थे
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर की जेल में उनको मिलने गए। ये बात उसके दूसरे दिन के अखबार ट्रिब्यून में आई और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में भी बहुत भावुक तरीके से लिखा कि जेल में जाकर मैं बहुत द्रवित हो गया। मैंने देखा ये नौजवान इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, और इसमें अगर किसी की जान चली गई तो क्या होगा। और वैसा हुआ भी सही, उनके एक साथी की मृत्यु हुई। पर इसका एक दूसरा परिणाम हुआ। दूसरा परिणाम ये हुआ कि इस भूख हड़ताल के कारण पूरे देश में उनके चर्चा होने लग गए। पूरे देश में उनका संदेश जगह जगह तक जाने लग गया। अब इसी दौरान फिर भगत सिंह जब जेल में थे, फांसी की सजा आने वाली थी, तो उनके पिता किशन सिंह ने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा कि भाई भगत सिंह को माफ कर दिया जाए, फांसी की सजा नहीं दी जाए। जब फिर उनके पिता भगत सिंह को मिलने गए तो उन्होंने अपने पिताजी पर बहुत नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा अगर आपके बदले कोई और भी होता तो मैं इससे भी कड़ी निंदा आपकी करता। मुझे माफी मांगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक क्रांतिकारी हूँ और मैं अपने काम से पूरे देश को प्रेरणा देना चाहता हूँ। अब इसी के सिलसिले में आगे जब बात आई तो उनको कांग्रेस ने भी कहा कि भाई कम से कम आप एक पिटीशन तो लिखिए कि आपने किस हालात में काम किया। भगत सिंह ने कहा मैं जरूर लिखूंगा पिटीशन। पर उन्होंने जो पिटीशन लिखा, जो पत्र लिखा अंग्रेज सरकार को, उसमें पूरी तौर से अंग्रेज सरकार की निंदा की, और अंग्रेज सरकार की निंदा के साथ साथ ये भी लिखा कि आप मुझे फांसी की सजा मत दो, आप मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करो और मैं गोलियों से मेरे शरीर को छलनी कर दो। मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा, आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिए, और फांसी के बदले अगर आप मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने भी रखते हैं तो वो भी उचित रहेगा। अब ये एक तरफ की बात है। अब दूसरी तरफ की बात, उस समय कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही थी। जवाहरलाल नेहरू उनको मिलने गए और कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही थी कि इन कैदियों को मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से और खुद की तरफ से इस बात का बीड़ा उठाया कि वो अंग्रेज सरकार को कहेंगे कि इनकी फांसी की सजा रद्द होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप इनको आजीवन कारावास दे दीजिए। तो गांधी तो वैसे भी अहिंसा के पुजारी, और वो फांसी की सजा उनके लिए स्वीकृत नहीं थी। तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि अगर आपको, पहली बात तो ये है इनको फांसी की सजा मत दो, दूसरी बात ये है आप इस सजा को पोस्टपोन कर दो, तीसरा इसको एक आजन्म कारावास में बदल दो। अभी गांधी जी ने कैसे किया, उस समय लॉर्ड इरविन से उनकी बातचीत चल रही थी। 1930 के दौरान 17 फरवरी से 5 मार्च तक लॉर्ड इरविन से उनकी बातचीत चल रही थी, जिसकी परिणति बाद में भारत को आज़ादी के, भारत का व्यवस्था कैसे बदलेगी उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा गांधी और इरविन की चल रही थी। और इसी दौरान महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कहा कि आप भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ कर दो, कुछ नहीं कर सकते तो इसको पोस्टपोन कर दो और इसको एक आजन्म कारावास में बदल दो। तो ऐसा पत्र महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन को लिखा। अब लॉर्ड इरविन ने ये जब पत्र पढ़ा, और उसमें मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में क्या कहा। तो पहली बात तो उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि देखिए ये मेरे बस में नहीं है, ये फांसी की सजा को माफ करना, ये मुझे ये बात स्वीकृत नहीं है। तो गांधी ने कहा अगर आपको यहाँ सद्भावना पैदा करनी है आपके लिए, अगर आपको अपने लिए सद्भावना पैदा करनी है, तो जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, लोगों की जो भावना है, लोगों की जो इच्छा है, और जो मेरी भी इच्छा है कि आप फांसी की सजा को माफ कीजिए, ये इस पर आपने विचार करना चाहिए। तो लॉर्ड इरविन, ये 22 मार्च की बात है, लॉर्ड इरविन कहते हैं कि मेरी मजबूरी ये है, और ये लॉर्ड इरविन की किताबों में, आत्मकथा में दिया है, और गांधी के जो पत्र हैं उनकी संकलित रचनाओं में मिलते हैं। आप जरूर देखिएगा, ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी कितने समर्पण से भगत सिंह के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इन क्रांतिकारियों का रास्ता, इन नौजवानों का रास्ता मेरे रास्ते से अलग है, पर फिर भी इनकी देशभक्ति बहुत उच्च कोटि की है, और इस देशभक्ति को
पूरी तौर से स्वागत किया जाना चाहिए और अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा माफ करनी चाहिए। अब लॉर्ड इरविन की क्या मजबूरी थी? एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश, वहां उनकी परमिशन चाहिए थी। दूसरा क्या हुआ कि जब पंजाब के ऑफिसर्स को पता चला कि लॉर्ड इरविन से महात्मा गांधी फांसी की सजा माफ करवाने को कह रहे हैं, लॉर्ड इरविन से महात्मा गांधी फांसी की, भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने को कह रहे हैं, तो उन सब पंजाब के ऑफिसर्स ने लॉर्ड इरविन को धमकी दी, अगर आप ये फांसी की सजा माफ करेंगे, हमारे एक सहकारी सॉन्डर्स का वध हुआ था, अगर ये सजा को आप माफ करेंगे तो हम एन मास पूरी तौर पर हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये लॉर्ड इरविन पे प्रेशर था, ऊपर से लॉर्ड इरविन को स्वीकृति नहीं मिल रही थी, और तीसरी तरफ से लॉर्ड इरविन पर महात्मा गांधी का एक नैतिक दबाव। ये नैतिक दबाव के बारे में लॉर्ड इरविन अपनी फेयरवेल स्पीच में लिखते हैं। फेयरवेल स्पीच के समय लॉर्ड इरविन कहते हैं, जो उनकी किताब में भी दिया, कि जब महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी ने मुझे कहा कि इनको माफ कर दिया जाए, इनकी सजा को माफ कर दिया जाए, तो मेरे पर बहुत दबाव आया कि एक इतना बड़ा लीडर महात्मा गांधी के स्टेचर का, वो इस प्रकार की बात कैसे कह रहा है। पर इसलिए मैंने उसको सीरियसली कंसिडर किया, सीरियसली इसके बारे में विचार किया, पर ये मेरे से हो नहीं सका, और इसमें गांधी का ये जो बात थी उसको मैं पूरा कर नहीं पाया। अब दूसरी तरफ से पहली बात तो यह है कि महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश की कि इसको फांसी की सजा को माफ करवाया जाए। कुछ लोगों का आग्रह था कि इसको गांधी इरविन पैक्ट की एक कंडीशन बना दो कि अगर फांसी की सजा माफ होगी तो ही हम इस पैक्ट को आगे ले चलेंगे। अब ये संभव नहीं था। संभव क्यों नहीं था? क्योंकि गांधी ये अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले थे। इसी पर चलकर उन्होंने चौरी चौरा का आंदोलन कॉल ऑफ कर दिया था। इसी के चलते देश में एक बहुत बड़ी मजबूती की लहर आई। तो खैर ये संभव ही नहीं था, ये तो पूरे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक तौर से बहुत कमजोर कर देता। तो ये कहना कि ये इसको कंडीशन बनाना वो गलत था। पर उसके अलग ये भी बात सही है, कुछ लोग दूसरा आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी भगत सिंह की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर गए। दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग इस प्रकार की छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति नहीं है। ये युग पुरुष थे जिन्होंने अपने खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए क्या अच्छा है उसी को सोचा। निश्चित रूप से भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी, और इसी के परिणाम स्वरूप एक इस बात को कहना बहुत जरूरी है कि गांधी का मुख्य कारण ये था अहिंसा का रास्ता। तीसरा, अभी एक बहुत गलत आधार पर बनाई हुई फिल्म आई है गोडसे पर, और उसका एक क्लिप घूम रहा है। उस 10 मिनट के क्लिप में गोडसे शुरुआत करता है कि जब महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने कराची के अधिवेशन में उनके विरोध के बावजूद भगत सिंह की तारीफ का प्रस्ताव पास हो गया। ये गोडसे उसमें कहता है, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, कितना झूठ बोलते हैं। सरदार भगत सिंह की मृत्यु के बाद जो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव बनाया। उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता से इस प्रस्ताव को बनाया कि हम कांग्रेस पार्टी, पूरा देश सरदार भगत सिंह को सलाम करते हैं, उनकी देशभक्ति को सलाम करते हैं। ये प्रस्ताव महात्मा गांधी ने बनाया, और आज प्रचार किया जा रहा है कि महात्मा गांधी इसके विरोध में थे। ये सब झूठ के पुलिंदे के आधार पे मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि वो जिस बात में वो कभी शामिल थे, वो क्या थी? वो थी अंग्रेजों की चापलूसी करना। किस बात में शामिल नहीं थे? देश की आजादी के आंदोलन में ये शामिल नहीं थे। तो अब ये अलग अलग प्रकार से जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने त्याग किया, उनके बारे में नफरत का माहौल खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं। और सवाल ये भी उठता है, आज ये कह रहे हैं कि भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं कराई। सवाल ये है कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो कौन से संगठन ने आवाज उठाई? किस सांप्रदायिक संगठन ने आवाज उठाई? क्या हिंदू महासभा, आरएसएस ने कोई बयान जारी किया कि भगत सिंह की फांसी का हम निषेध करते हैं?
कोई सबूत नहीं है, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये संगठन तो केवल अंग्रेजों की चापलूसी करते हुए अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। तो आज इस प्रकार की गलत धारणाओं को फैलाना, ये इनकी एक गंदी राजनीति का तरीका है, जिससे देश को जिन्होंने आजादी दिलाई उसको बदनाम किया जा सके। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है भगत सिंह द्वारा अपने पिता किशन सिंह को दिया हुआ संदेश। भगत सिंह अपने पिता किशन सिंह को कहते हैं, पिताजी आप इसके बाद जनरल की बात सुनिएगा। जनरल कौन? जनरल महात्मा गांधी, जो पूरे देश के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। और दूसरा, अपने पिता को वो कहते हैं, आप कांग्रेस से जुड़े रहिएगा, इसी के रास्ते पर चलकर हमारे देश को आजादी मिलेगी। और ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि सरदार किशन सिंह बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में एक चुनाव भी जीत कर आए। तो दोस्तों, ये सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी है। और जिनका काम ही है नफरत फैलाना, अफवाहें फैलाना, झूठ के आधार पे समाज में अपने आप को प्रस्थापित करना, वो गांधी और भगत सिंह के बीच में इस प्रकार की नफरत की बातों को कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि जब भगत सिंह से पूछा गया आपके आदर्श कौन है, तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन को अपना आदर्श बताया। और साथ ही साथ उन्होंने कीर्ति नाम की पत्रिका में 1928 में भगत सिंह ने एक लेख लिखा। उस लेख में भगत सिंह लिखते हैं, आज के अलग अलग नेता, और उसमें वो एक एक नेता का वर्णन करते हुए जो कहते हैं कि आज हमारे नवयुवकों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सबसे बड़े आदर्श पुरुष होना चाहिए, क्योंकि वो समाजवाद में मानते हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वो शांति के रास्ते से चल रहे हैं, वो आंदोलन के रास्ते से चल रहे हैं। ये बात भगत सिंह का लिखा हुआ ये लेख भी लोगों ने पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस मौके पर हम उनको नमन करते हैं, उनके सिद्धांतों को। समाजवाद का मतलब तो आज है सोशल वेलफेयर, गरीबों की गरीबी दूर हो, दलितों को सामाजिक न्याय मिले। आज की भाषा में कहें तो भगत सिंह वही बात कहते हैं जो हम चाहते हैं कि समाज में आर्थिक गैर बराबरी कम हो, सामाजिक न्याय मिले, एक न्यायपूर्ण समाज बने। इस रास्ते पर अगर हम चलें तो वो भगत सिंह जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू वेरी मच।